Good morning students. Today we will start our next unit. ठीक है, unit number 5 and the chapter 8 and the name of the unit is electromagnetic waves. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में मेनली। तो इसकी प्रोपगेशन कैसे होती है, हाउ वी कैन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उनको हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं, उनकी प्रोपगेशन कैसे होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, इसके बारे में हम मेनली पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्चुअली होती क्या है। ठीक है, इट हैज अ वेरी वास्ट एनरोलमेंट इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, हमारे डेली लाइफ में इनका बड़ा ज्यादा एनरोलमेंट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिंपल अगर हम सनलाइट को लेते हैं तो ये भी क्या वन काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये भी क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक तरह की फॉर्म है। ठीक है, हम मोबाइल में बातें करते हैं, मोबाइल से हमारे सिग्नल्स जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो जाते हैं, तो दैट इज आल्सो काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हमारे टेलीविजन में अलग चैनल्स आते हैं। ठीक है, वो चैनल्स किसकी हेल्प से आते हैं, हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ही ट्रांसमिशन की हेल्प से आते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो वो बड़ा वाइटल रोल है इन आवर सोसाइटी में बड़ा ज्यादा इसका एनरोलमेंट होता है। तो हम मेनली इसी के बारे में स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती कैसे हैं, कैसे हमने इसको प्रोड्यूस किया, स्टार्टिंग की इसकी थ्योरीज कैसे रही थी। ठीक है, किस किसने इसके पीछे एनरोलमेंट किया था। ठीक है, उसके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। क्लियर बात है। तो सबसे पहला टॉपिक आ जाता है हमारे पास इसके बारे में, डिस्प्लेसमेंट करंट, द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आप डिस्कस कर रहे हो तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। समझ एक बात। तो हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है। ठीक है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड्स को फाइंड आउट करने के लिए एम्पियर ने एक लॉ दिया। तो एम्पियर का लॉ क्या था, दैट इज एम्पियर्स लॉ, इंटीग्रेशन ऑफ द क्लोज्ड सरफेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इंटीग्रेशन ऑफ द क्लोज्ड सरफेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द लाइन इंटीग्रल। ये पढ़ा ना हम लोगों ने एम्पियर का लॉ में, will be equivalent to the mu times the current flow in that circuit। उस सर्किट के अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए इसने लॉ दिया था। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे, ये कंडक्टर में कंसीडर कर लेता हूँ कि ये कंडक्टर है मेरे पास। ठीक है, तो इसके सराउंडिंग में अगर मैं एक लूप कंसीडर कर लेता हूँ, ये लूप मैंने कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो उसमें क्या बोला बताया कि इस लूप में कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड कितनी की स्ट्रेंथ होगी, इंटेंसिटी कितनी है इसकी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें बोला दैट विल बी इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स द करंट फ्लो इन दैट कंडक्टर, कि इस कंडक्टर के अंदर जितना करंट फ्लो कर रहा है, यानी उस एम्पियर लूप के अंदर जितना करंट फ्लो करेगा, उस करंट को मल्टीप्लाई कर दो म्यू नॉट टाइम से, मल्टीप्लाई करके यू कैन इजीली गेट दैट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। आप उस इजीली मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, बट ये तो टाइम था, ये बड़ी ज्यादा रेवोल्यूशनरी टाइम था। ठीक है, इस टाइम बड़े ज्यादा साइंटिस्ट अपने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करने लगे हुए थे। तो क्या हुआ, उसी तरह से हमारे मैक्सवेल वगैरह ने भी एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, इन सब ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट का सेटअप कुछ इस तरीके से इन्होंने रखा कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक सर्किट तैयार किया, सर्किट में इसको पावर दी, एक डीसी वोल्टेज सप्लाई पावर कर दी यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से इस एंड में, एक सर्किट के एंड में कैपेसिटर लगा दी, कैपेसिटर बनता है तो प्लेट लगा दी। ठीक है, प्लेट का मतलब कैपेसिटर ये चार्ज इसको स्टोर करेगा। ठीक है, तो इसको कैपेसिटर C1 नाम दे दिया, इसको कैपेसिटर C2 नाम दे दिया। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, कुछ एक हमारे ओरेस्टेड में क्या बोला हुआ था कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड, ओरेस्टेड लॉ के बारे में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ था मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट में। तो उसमें क्या बोला था कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगी तो वहां पे नीडल की डिफ्लेक्शंस होगी। ठीक है, जो नीडल आपको डिफ्लेक्ट करेगी। अब मान लो मैंने नीडल के भी यहाँ पे अलग अलग पोजीशंस पे लगा दी, मान लो एक नीडल मैंने इस पोजीशन पे यहाँ पे रख दी। ठीक है, एक नीडल मैंने इस पोजीशन पे रख दी यहाँ पे। ठीक है, अलग अलग पोजीशन में मैंने नीडल रख दी और एक पोजीशन में नीडल की पोजीशन मैंने यहाँ पे सेट कर दी। ठीक है, इस गैप के बीच में, जो दो प्लेट्स हैं, दो प्लेट्स के बीच की गैप के बीच में। अब होगा क्या, ऑब्वियस सी बात है, तो हमारे पास यहाँ से क्या हुआ कि जैसे ही यहाँ से करंट फ्लो करेगा, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ से करंट फ्लो करेगा, यहाँ से इस तरफ जाएगा, फिर यहाँ से इस तरफ होता हुआ यहाँ पे नेगेटिव करंट में पहुंचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो ऑब्जर्वेशंस क्या हुई, इन्होंने क्या किया, ओरेस्टेड के लॉ के अकॉर्डिंगली नीडल जो डिफ्लेक्ट करनी चाहिए। अब यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है,
इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है तो ऑब्वियसली इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, ये डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये जो हमारे पास नीडल है, मास नीडल है, ये क्या करेगी कि डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगी। अब ये जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर रही है तो उसकी वजह से रोटेट हो जाएगी, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस एम्पियर सर्कुलर लॉ, ठीक है, हमारे पास एम्पियर सर्कुलर लॉ पड़ा हुआ है, हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना करंट इसमें फ्लो कर रहा है, उसको मिनो टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, यू कैन इजीली गेट दैट ऑफ दिस करंट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस कंडक्टर, ले लोगे बात। तो इस मीटर ने यहाँ पे डिफ्लेक्शन, उसी तरह से हमने सी बीच पॉइंट पे क्या किया, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, इस नीडल ने डिफ्लेक्शन शो की, इस नीडल ने भी क्या की, डिफ्लेक्शन शो की, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, अरे करंट फ्लो कर रहा है तो ऑब्वियसली इसके सराउंडिंग में भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई तो उसकी वजह से क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द एम्पियर सर्कुलर लॉ, हमारे पास उसमें लॉ दे दिया था, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड नीडल की तरफ, जो हमने दो कैपेसिटर्स की गैप के बीच में रखी हुई थी, तो क्या होगा यहाँ पे, ऑब्जर्व कर दो, ठीक है, रास्ते में इसमें क्या ऑब्जर्वेशन हुई होगी, तो देखो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या हुई कि यहाँ पे भी हमें उसी तरह का इफेक्ट देखने को मिला कि यहाँ पे भी नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन दे रही है, क्या कर रही है, डिफ्लेक्शन दे रही है नीडल यहाँ पे भी। अरे नीडल यहाँ पे डिफ्लेक्शन कैसे दे सकती थी, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है। अब यहाँ पे कंडक्टर ही नहीं है, कंडक्टर के अंदर करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है, जब करंट की वैल्यू जीरो है तो दैट मींस इसकी मैग्नेटिक फील्ड होने क्लोज टू पास विल बिकम इक्वल टू द जीरो। अरे ये तो जीरो आना चाहिए था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द एम्पियर सर्कुलर लॉ हम उसको कैलकुलेट किया, तो एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या होता है, कंडक्टर में जब करंट फ्लो करता है उसके अकॉर्डिंग हम यूज करके मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे डिफ्लेक्शन मिली, यहाँ पे डिफ्लेक्शन मिली, तो एम्पियर सर्कुलर लॉ लगा के मैंने यहाँ पे तो इजीली कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि कंडक्टर पास कर रहा था, यहाँ से कंडक्टर में करंट पास कर रहा था। बट जब मैं इस गैप के बीच में पहुंचा, जब इस गैप के बीच में हम पहुंचे तो क्या हुआ, मुझे यहाँ पे डिफ्लेक्शन मिल रही है, इस मीटर में डिफ्लेक्शन मिल रही है। तो जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे इस एम्पियर सर्कुलर लॉ में इसको अप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ये वैल्यू तो जीरो आनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड तो होनी नहीं चाहिए। बट अपार्ट फ्रॉम दिस क्या हुआ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक जरूरत महसूस हुई, ठीक है, क्या जरूरत महसूस हुई कि एम्पियर का जो लॉ है वो अभी तक एप्रोप्रिएट नहीं है, कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो इसको मैक्सवेल ने इसको मॉडिफाई किया था, दैट इज कॉल्ड द मैक्सवेल मॉडिफिकेशन। किसने मॉडिफाई किया, मैक्सवेल ने मॉडिफाई किया। तो उसने क्या बोला कि ये जो हमारे पास एम्पियर का लॉ है, ये एम्पियर का लॉ कंप्लीटली कंप्लीट नहीं है। क्यों नहीं कंप्लीट है, अगर कंप्लीट होता तो ये तीनों के तीनों को फॉलो करता, क्योंकि यहाँ पे जो कंडक्टर थे करंट फ्लो कर रहा था तो हमें इजी कैलकुलेट कर लें, लेकिन यहाँ पे नहीं करना चाहिए था उस चीज को, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो आनी चाहिए, लेकिन हुआ इसका उल्टा, हुआ इसका उल्टा। क्या हुआ, यहाँ पे डिफ्लेक्शन आ गई, डिफ्लेक्शन आ गई मतलब मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ पे। तो कैसी मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ पे, क्यों हो रही है मैग्नेटिक फील्ड, अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है तो उसके पीछे एक रीजन दिया गया। क्या रीजन दिया गया, देखो जैसे बोलते हैं हमने यहाँ पे टर्मिनल को अटैच किया तो यहाँ से करंट फ्लो करना स्टार्ट हुआ, तो देयर इज द अकोमोडेशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑन C1 के रिस्पेक्ट प्लेट। ये प्लेट C1 जो है उसके ऊपर अकोमोडेशन ऑफ द चार्जेस, बट और उसी तरह से नेगेटिव चार्जेस इसके ऊपर प्लेस होके चले गए, ठीक है, नेगेटिव चार्जेस इसके ऊपर प्लेस होके चले गए। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो एज वी अटैच दिस सर्किट तो धीरे धीरे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अकोमोडेट होना शुरू हुए। जैसे पॉजिटिव चार्ज अकोमोडेट शुरू होना शुरू हो गए तो यहाँ पे वन काइंड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी सेट अप, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट यहाँ पे क्या हुआ, चेंज हुआ, ठीक है। दैट चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन क्या दिया गया कि जैसे ही हमने इसको सर्किट को कंप्लीट किया तो धीरे धीरे यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज अकोमोडेशन होना स्टार्ट हो गई प्लेट के ऊपर। तो जैसे पॉजिटिव चार्जेस की वैल्यू बढ़ने लगी तो उसी के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने लग पड़ी, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने की वजह से क्या हुआ, देयर टाइम में भी सम
फील्ड इन दैट रीजन, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बीच में जो करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि सर्किट तो कंप्लीट हुआ, करंट तो फ्लो किए यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे डिफ्लेक्शन है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो हुआ इस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, उसी करंट को हमने नाम दिया क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट का नाम दिया हमने उसको, क्या नाम दिया इसको, डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। कि इन दो प्लेट्स के बीच में जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हम कन्वेंशनल करंट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे उस करंट को, डिस्प्लेसमेंट करंट का नाम दे दिया गया उसको, ठीक है। एंड दिस डिस्प्लेसमेंट करंट इज ड्यू टू दिस चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि धीरे धीरे चार्जेस की कॉम्बिनेशन होना स्टार्ट होगी प्लेट के ऊपर, तो जैसे जैसे चार्जेस बढ़ते गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती गई, चेंज होती गई, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे चेंज हुई तो वहां पे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, फिर हुई बात ये, तो दिस वन इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट की डेफिनेशन देखो क्या हुई, the equivalent current through the gap between, इन दो गैप्स के बीच में, between the plates of the capacitor due to the change in the electric field, बोलते इस इलेक्ट्रिक फील्ड की चेंज होने की वजह से इन दोनों के बीच में जो एक करंट प्रोड्यूस हुआ, जिन्होंने दो कैप को फिलअप किया, ठीक है, तो उसको हमने क्या नाम दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट। और इसी डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से क्या हुआ, हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिली, ठीक है। तो दिस वन इज ऑल अबाउट द डिस्प्लेसमेंट करंट। आई होप दिस वन इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। अच्छा, हमारे पास इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट करंट आया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो देखा कि एम्पियर लॉ यहाँ पे फॉलो हो रहा है, यहाँ पे फॉलो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा था, ठीक है। तो मैक्सवेल ने किया कि एम्पियर की जो इक्वेशन थी उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, इक्वेशन वही नहीं, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आया, बट उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। इंटीग्रेशन ऑफ a closed path v dot dl will be equivalent to the mu naught times, अब यहाँ पे सिंपल एक वायर की वजह से करंट नहीं इफेक्ट कर रहा है, यहाँ पे दो तरह की करंट आ रही है, वन इज कॉल्ड द कन्वेंशनल करंट, जिसको हमने नाम दिया आईसी से नाम दिया, किसका नाम दिया, आईसी। और इन दो प्लेट्स के बीच में जो करंट फ्लो कर रहा है, किसकी वजह से फ्लो कर रहा है, ड्यू टू द चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इसको नाम दे दिया आईडी। तो इसको कंप्लीट करने के लिए, हमारे एम्पियर सर्किल लॉ को कंप्लीट करने के लिए मैक्सवेल ने एक नया फैक्टर यहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया, क्या, दैट इज आईसी प्लस आईडी। बात समझ आई, क्योंकि हमारे पास आईसी जो है वो कन्वेंशनल करंट को रिप्रेजेंट करता है, व्हिच फ्लो इन द कंडक्टर। लेकिन जब हमने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया तो यहाँ पे हमारे पास एक नया करंट जो वो उसको देखने को मिला, जिसको हमने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट का। तो मैक्सवेल ने क्या किया, उसको जो एम्पियर की इक्वेशन थी उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। तो कैसे लिखा, v dot dl इंटीग्रेशन ओवर cos पाथ mu naught ic plus id बताया। अब हमें क्या करना है, इस id की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ic की वैल्यू हमें पता है, कन्वेंशनल करंट है ये, ठीक है, दैट द चार्ज पर यूनिट टाइम, क्लियर है। उसी तरह से हमें id की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। id की वैल्यू हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, देखो, डिटरमिनेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, इसका आर्टिकल डिटरमिनेशन करनी है आप इस डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू कितनी होगी भाई। ये जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट आ रहा है इसकी वजह से, चेंज इन द फ्लक्स की वजह से, तो कितनी इसकी वैल्यू होगी। तो देखो यहां पे क्या हो रहा था, जैसे मैंने सर्किट को ड्राइव किया तो देयर इज अ चेंज इन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स चेंज हो रहा है भाई। तो फ्लक्स का फार्मूला हमारे पास क्या है, फ्लक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज EA, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, ऑब्वियस सी बात है, एरिया वेक्टर और जिसके बीच में एरिया किसका, इस कैपेसिटर का एरिया और इसके बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो लिख रहा हूं, ठीक है। तो फ्लक्स जो है, चेंज द फ्लक्स, फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, E = EA, फिर A रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ दैट कैपेसिटर, ठीक है। ये जो कैपेसिटर हमने लिया है इसके एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर कितनी होती है, हम लोग ऑलरेडी करके थ्योरी में बैठे हैं कब, जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ा हुआ था। तो इसकी वैल्यू जो होती है दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितनी होती है वैल्यू इसकी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो यहाँ पे फाई विल बिकम कितना बन जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू A। अगेन सिग्मा क्या है,
अरे सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। क्योंकि हम एरिया को कंसीडर कर रहे हैं तो सिग्मा की वैल्यू किसके बराबर होगी, चार्ज पर यूनिट एरिया के बराबर होगी। तो इसको मैं रिप्लेस कर दूं इससे, तो 5 विल बिकम दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू एप्सिलॉन नॉट इनटू ए के साथ ये कैंसिल हो जाएगा। तो 5 की वैल्यू मेरे पास आई q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 5 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 5 की वैल्यू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गई। अब मुझे आगे इसको मॉडिफाई करना है, करंट बनाना है। कैसे बनाऊं मैं इसको, करंट डिस्प्लेसमेंट करंट बताना है कि भाई डिस्प्लेसमेंट करंट कितना हुआ। तो करंट की इक्वेशन आपको पता कितनी होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम हम लोगों ने पढ़ा हो। तो इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करके मुझे करंट की वैल्यू को सेटअप करना है, समझे बात ये। तो मैं क्या करता हूं यहां पे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, क्या करेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, इसके रिस्पेक्ट में, अरे टाइम के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो देखो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, d phi अपॉन dt। phi की टर्म में अगर आप e लिख दोगे तो ये रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। दैट विल बी मच बेटर, क्योंकि आगे जाके क्वेश्चन जो होगी वो कुछ सिमिलर होगी, ठीक है। तो यहाँ d phi अपॉन dt इज इक्वल टू, कैसे लिखूं इसको, d अपॉन dt डिफरेंशिएट किया किसी इक्वेशन को, चार्ज पर यूनिट ये एप्सिलॉन नॉट। अब देखो एप्सिलॉन नॉट तो हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो इसको डेरिवेटिव से बाहर निकाल लेते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट अपॉन dt विल बी इक्वल टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन dt। नाउ दिस dq अपॉन dt व्हाट इज दिस, अरे रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पे मैं इसको लिख दूं d phi e अपॉन dt विल बी इक्वल टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू करंट। कौन सा करंट है, अरे इन दो प्लेट्स के बीच में जो गैप है उसके बीच में जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हमने नाम क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो देखो डिस्प्लेसमेंट करंट की इक्वेशन क्या बनी मेरे पास, id को मैंने हिरण दिया, एप्सिलॉन नॉट को इस तरफ ले गया। तो एप्सिलॉन नॉट d phi e upon dt which is the appropriate equation for the displacement current। इसके लिए बनी ये इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट करंट, यानी डिस्प्लेसमेंट करंट जो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इन दो प्लेट्स के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो कर रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। दो प्लेट्स के बीच में जो गैप है वो कौन सा गैप है, ठीक है, उसको बोलते हैं परमिटिविटी। तो एप्सिलॉन नॉट। दूसरा चेंज इन द फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, किसकी वजह से, चार्जेस की वजह से। चेंज इन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हुआ उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा हमारा कौन सा डिस्प्लेसमेंट करंट डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये बनी हमारे पास अप्रोप्रिएट इक्वेशन ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट करंट। जब आपने इसको इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो अल्टीमेटली हमारे पास कंप्लीट इक्वेशन जो बनी ऑफ एम्पियर्स सर्कुलर लॉ दैट कैन बी रिटन एज IC, that is the conventional current which flow in the conductor, plus ID की determination हमने कितनी की, epsilon naught d phi e upon dt, that is the complete equation of the Ampere circular law। ये चीज की एम्पियर का सर्कुलर लॉ की कंप्लीट इक्वेशन यहाँ पे, जिसको किसने मॉडिफाई किया, मैक्सवेल ने मॉडिफाई किया। क्या